हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आप सभी का स्वागत है माँ सरस्वती क्लासेस पर। ठीक है, जहाँ पर हम आपकी जो है 9th और 10th 11th एंड 12th की तैयारी करा रहे हैं। ओके, आज जो है हम 10th क्लास की साइंस को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो है 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। लास्ट क्लास में जो है हमने केमिकल रिएक्शंस जब परफॉर्म होती है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम रख सकते हैं, कि जो जो चीजें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, होने के पूरे चांसेस है, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो वो सब हमने पढ़ा था, जिसके रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते भी है। ठीक है, पेपर में अक्सर उससे रिलेटेड 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कराने जा रहे हैं वो पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज से जो केमिस्ट्री के नियम और जो बैलेंसिंग वगैरह, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। उसके बाद जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जहां पर भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी वो हमेशा इस नियम से बाधित रहेगी, इस नियम से बंधी रहेगी कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। देखो आखिरकार बात कब की है, बात बहुत पुरानी है, जब सभी साइंटिस्ट जो है मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, ऐसा ही एक स्टोरी के रूप में मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जैसे कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ और उसने अपना ज्ञान प्रदर्शित करने की कोशिश करी। देखो अब इतने सारे साइंटिस्ट है, इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, तो एक साइंटिस्ट जब खड़े होकर कुछ बोल रहा था तो वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि व्हेन वी रिएक्ट या व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसमें से एक साइंटिस्ट, वंश नाम का साइंटिस्ट जो है, उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ईगो पे आ गई बात, कि वो कह रहा था कि भाई मैं क्यों सुनूं इसकी इतनी बातें। वो खड़ा हुआ और उसने सभी को बताया कि भाई हम इसको जो है शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, वंश ने बोला कि हम इसको डायरेक्ट, अगर आप बोर्ड पर ये लिख दोगे कि मैंने मैग्नीशियम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, तो जब आप इतनी बात लिख दोगे तो हमें आपकी इतनी बकवास सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहां पर डिसाइड करा गया कि हम जो है अब से इसको इस्तेमाल करेंगे। और उस मीटिंग ने जब वंश जैसे साइंटिस्ट ने वहां पर ये बात रखी तो सभी ने वाहवाही करी कि इससे देखो हमारा कितना टाइम बच गया, क्या है, वाह भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, लेकिन मजे की बात थोड़ी थी ये कोई, ये तो ऐसे ही था कि भाई उसने एक शॉर्ट तरीका बता दिया उस चीज को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जब जब हमें शॉर्ट तरीके पता लगते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि देखो अब इतना बड़ा ना लिखकर हमें उसे इतना सा ही लिखना है। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करा गया। इसके बाद जो है वंश जो है बड़ी चौड़ में घूम रहा था कि देखो मैंने तरीका दिया तुम सभी को, मैंने तुम्हें बताया कि इसको आसान तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। और इसी को उस दौरान नाम दिया गया वर्ड इक्वेशन। क्या नाम दिया गया वंश? वर्ड इक्वेशन। लेकिन अब जिस साइंटिस्ट को वंश ने पॉइंट आउट करा था, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था आर्यन, कौन था? आर्यन इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसमें लग चुकी थी आग। अब उसे लेना था इससे बदला। वो गया घर पर और उसने 9th क्लास की बुक्स उठाई, और उसने जैसे ही वो 9th क्लास की बुक्स उठाई और वहां पर उसने कंपाउंड मतलब कि केमिकल फॉर्मूला बनाने का चैप्टर उसने पढ़ लिया और वो अगली मीटिंग के लिए रेडी था। अगली बार जब मीटिंग हुई और जैसे ही ऐसे वंश ने आके वर्ड इक्वेशन लिखी, वो खड़ा हुआ कि मैं इस बात को मानता नहीं हूं, मैं इससे भी अच्छा तरीका बता सकता हूं आप सभी को। ठीक है, इतना कहते ही वंश को लग गया कि ये पता नहीं अब क्या सोच के आ गया भाई। तो आर्यन उठा और आर्यन ने क्या किया, यहां पर इसी चीज को लिख दिया mg, क्योंकि उसने पढ़ लिया था और सबको बताया कि हम जब
इस चीज को जान चुके हैं कि सभी एलिमेंट्स को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है, केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, तो उसको हम क्यों ना ऐसे लिख दे डायरेक्ट, ये और छोटा हो जाएगा। और ये यहां पर ऐसे लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया। तो भाई सभी ने फिर ताली बजाई उठकर, करा कि इसे तो नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, क्या बात है, इसने तो बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया। सभी ने तालियां बजाई। अब लेकिन वंश में आग लग चुकी थी। मैंने बताया ना, वंश इज ए वेरी इगोइस्ट पर्सन, उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, उसके ईगो को हर्ट नहीं करने का था, वो सब कुछ हर्ट करने का था लेकिन वंश के ईगो को हर्ट नहीं करने का था। ठीक है, सभी ने तालियां बजाई, बड़े खुश थे कि भाई हमने जो है देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया। आर्यन ने, वाह भाई वाह आर्यन, क्या तरीका दिया आपने। ठीक है, इसी को उन्होंने नाम दे दिया गया। अभी इसका मैं नाम बताऊंगा, लेकिन अब अगली मीटिंग तक हम उसका इंतजार करेंगे, तब मैं इसका नाम रिवील करूंगा आप सभी को। अब इसके बाद क्या हुआ, वंश गया वापस घर पे और इसने 9th क्लास की बुक्स उठाई। कह रहा इसने आखिरकार ऐसा क्या पढ़ लिया जो मैंने नहीं देखा। फिर इसने पढ़ा, उसे दोबारा पढ़ा, उसे एक वहां पर एक लॉ मिल गया और उस लॉ के बलबूते उसने एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जो वो रेडी था कि अगली मीटिंग में मैंने आर्यन की धज्जियां उड़ा देनी है। ठीक है भाई, तो वो उठा और अगली मीटिंग का इंतजार करने लगा। और जैसे ही अगली मीटिंग हुई सभी साइंटिस्ट की इस दुनिया के, तो वो रेडी था। अब जैसे ही आर्यन ने आके ऐसा कुछ वहां पर लिखा, ठीक है, जैसे ही वहां पर आर्यन ने ऐसा आकर कुछ लिखा, वो खड़ा हुआ और वंश बोला कि ये गलत है। अब सब हक्के पक्के रह गए कि ये कैसे गलत हो गया, कैसे गलत है ये वो, वहां हलचल मच गई। अब वंश उठा और वंश ने वहां पर जाकर एक चीज लिख दी और जिसके बाद सभी चुप हो गए। उसने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लिखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और उसने वहां बैठे सभी बुद्धिजीवों से एक सवाल किया कि आप सभी मुझे बताइए कि अगर आप घर से 5 किलो गेहूं लेके गए हैं तो घर पर आटा कितना लाएंगे? 5 किलो। मतलब कि जितना गेहूं जाएगा उतना ही उसका आटा बनकर आएगा। 5 किलो अगर गेहूं था तो उसका आटा भी कितना आएगा? ना वो अब कम हो सकता है और ना वो ज्यादा हो सकता है। कम वो हो सकता है जब अगर चक्की वाला चीटिंग कर ले, ठीक है, लेकिन वो तो भाई चलो एक अलग बात हो गई। अगर चक्की वाला चीटिंग करेगा तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मान लो उसने चीटिंग नहीं करी तो वो क्या करेगा? अब अपनी जेब से तो ज्यादा वो देगा नहीं कभी भी, और कम वो हम लेंगे नहीं उससे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जितना हम उसको रिएक्टेंट देंगे उतना ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये कहता है कि भाई बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला उसने? द मास ऑफ प्रोडक्ट, द मास ऑफ प्रोडक्ट, द मास ऑफ प्रोडक्ट must be equal to mass of reactant। कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितना गेहूं वहां पर दिया जाएगा उतना ही आटा, उतना ही प्रोडक्ट आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, अब सभी सुन हो गए, कर हाँ भाई ये तो पढ़ा था। अब लेकिन अप्लाई करके दिखाया। भाई वंश बोला कि अगर यहां पर आप सभी ध्यान से देखोगे तो हम यहां पर आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे। और उस दिन वंश ने एक ज्ञान दिया पूरी दुनिया को, और वो ही ज्ञान मैं आज आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। देखो ये सब एक कहानी थी, इससे जो है वंश आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस एक टॉपिक समझाने के लिए जो है एक तरीका ऑप्ट किया बस। ठीक है, तो MGO कहीं गूगल पर जाकर सर्च करने लग जाओ कि भाई वंश साइंटिस्ट ने ऐसा क्या बोला था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो बस एक तरीका है मेरा बताने का, समझाने का चीजों को। ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसने बोला कि आप सभी यहां पर जानते हैं कि जो एरो होता है, एरो के टेल की साइड जो है वो हम क्या रखते हैं, क्योंकि हम सभी ने डिसाइड करा था वो रिएक्टेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सभी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है,
और उससे बनने वाले सभी न्यू सब्सटेंसेस को, किनको, न्यू सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत सारे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके, ठीक है। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन में भी इन सभी चीजों में वो पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट है। और ये जो आप सभी एरो देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसने ये सारी बात बताई, ठीक है। अब आर्यन बेचारा जो जल भून के बैठा था वो उठा, अबे बकवास क्यों करे जा रहा है, ये सब चल ठीक है, हमने रूल बनाए थे, ये हम सब जानते हैं, ये बता ये कहां लगेगा। कह रहा कि क्यों सबर का बांध तोड़े जा रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा इसके बारे में। अभी देखो कैसे होगा ये, अगर आप सभी ध्यान दे तो उसने सभी, क्योंकि वंश पूरा कॉन्फिडेंट था, उसने वो चीज समझ ली थी जो अब उसे समझानी थी। तो उसने कहा कि भाई यहां पर अगर आप सभी ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम कितने हैं? राइट है, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितना है? 1 है। और यहां पर कितना है? 1 है। मतलब कि मैग्नीशियम बैलेंस है, मतलब कि दोनों तरफ जितना मैग्नीशियम आपने दिया था उतना ले लिया, ठीक है। अब दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ओहो, ऑक्सीजन की चोरी कर ली चक्की वाले ने भाई साहब, गड़बड़ कर ली, ऑक्सीजन चुरा लिया है उसने। अब वो ऑक्सीजन बेच रहा होगा कोरोना में, मतलब धंधा तगड़ा है उसका, ठीक है। तो भाई अब यहां पर सभी साइंटिस्ट समझ गए, सभी उस मीटिंग में बैठे हुए, ठीक है। तो भाई अब उसने बताया कि यहां पर अगर ऑक्सीजन 2 है, अगर हमने ऑक्सीजन 2 लिए हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 आने चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, इससे आगे जो चीज मैं बताऊंगा दोबारा समझनी है। यस बेटा, हाँ अभी आए छुप छुप के, धप्पा। 2 मिनट बेटा, अगले कमरे में बैठ जाओ, मैं भी आता हूँ, ठीक। कुछ भी बोलते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो अभी अभी हमने देखा कि भाई यहां पर इम्बैलेंस था, और इसी इम्बैलेंस, ठीक है, जो कि बैलेंस नहीं थी केमिकल इक्वेशन, इसी केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नाम दिया गया स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया गया? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया गया भाई इसको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, SKELETAL, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने यहां पर एक्सप्लेन किया, और ये बहुत अच्छी चीज उसने पॉइंट आउट करी, और उसने बताया कि भाई इस वजह से, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। क्या है ये यूनिवर्सल लॉ है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। ये लॉज ऑफ केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री के ये लॉज है हमारे, ठीक है। जब भी केमिस्ट्री को पढ़ा जाएगा सभी केमिकल्स इन लॉज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमने एक चीज पकड़ी कि ये बैलेंस नहीं थी, इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने यहां पर इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार और, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, रीजनिंग बता रहा हूं कि बैलेंसिंग कहां से स्टार्ट हुई आखिरकार। ठीक है, अभी अभी हमने यहां पर ध्यान से देखा तो मैग्नीशियम जो है ये हमारी मान लो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है यहां पर? 1, यहां पर भी 1, ऑक्सीजन यहां कितने? 2, यहां पर 1 है, ठीक है। तो जब भी देखो, अब यहां पर दूसरा नियम फॉलो हो गया। क्या हो गया? ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या? अब ड्यू टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि जब कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें जिस रेशो में वो कंपाउंड बन चुका है वो उसका फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इधर जो इनके
यूनिट्स लगे हुए, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, तो ये भी 1 था, ये भी 1 था, यहां पर ये 2 था, यहां पर ये 1 था, ठीक है। इधर जो है कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है। ड्यू टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम जो है जो भी नंबर अब ऐड करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कर रहे हैं हम यहां पर, वो यहां पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो कि इसके पैरों में जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था, जब कंपाउंड फॉर्मूला बनाते हैं तो, ठीक है, उधर हम क्या करते थे, उनके चार्जेस को एक्सचेंज करवाकर उनके कदमों में रख देते थे, ठीक है। और जिससे हमें लगता था कि भाई ये जो है एक कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड बन गया, लेकिन वो किस लॉ को फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो अब यहां पर इस चीज को हमने देखा, तो आखिरकार चेंजेस होंगे कहां, वंश कहां होंगे बेटा, चेंज यहां पर चेंज किया जाएगा हमेशा, मतलब कि एज ए कोफिशिएंट यहां पर इनको लिखा जाएगा, जो भी नंबर इंट्रोड्यूस करा जाएगा वो यहां पर लिखा जाएगा, कहां पर लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे दो नियम हमारे यहां पर लग गए। पहला नियम कौन सा लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी वजह से हमें बैलेंसिंग करनी पड़ी। वो कहता था कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का। जब 1 किलो गेहूं दिया तो 1 किलो ही आटा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए उससे, ठीक है। अब वो बैलेंसिंग कैसे होगी, उसके जो भी नंबर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे वो हमेशा उनके आगे लगाए जाएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट के तौर पे। कहां पे लगाए जाएंगे, आगे। अब यहां पर हमने देखा कि मैग्नीशियम 1 था। अब इम्बैलेंस कौन था, ऑक्सीजन, कौन था, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहां 2 थे, मतलब कि इधर 2 थे उधर 1 था, तो इधर मैं 2 लगा दूं, फिर इधर मैं 2 लगा देता हूं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये पूरा बैलेंस हो गया, अब दोबारा चेक करना हमें सभी को, ठीक है। दोबारा से हमें इन सभी को चेक करना। अब मैं देखता हूं यहां पर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, कितने हैं, यहां पर कितने हैं मैग्नीशियम, 2, कितने, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा हमारा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब यहां पर मैग्नीशियम कम है, तो मुझे यहां पर भी क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अब दोबारा देखते हैं, यहां पर मैग्नीशियम 2 है, उधर मैग्नीशियम 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2, उधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया, अब आपने जितना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट लिया था उतना ही आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, मतलब कि प्रोडक्ट भी उसी मास का आपको मिल गया। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है हमारा, ये जो अभी आपने पढ़ा है ये प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, ये रीजन बताया है मैंने बैलेंसिंग का, क्या बताया है, रीजन बताया, ठीक है। ये पूरी की पूरी रीजनिंग लगी थी बैलेंसिंग को बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। अब हम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड सीखेंगे जिससे इस दुनिया की सभी केमिकल रिएक्शंस को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उस मेथड को भी सीखेंगे और एक ऐसा मेथड भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे जो 10th के सिलेबस के जो 90% इक्वेशंस है वो जल्दी से हमें बैलेंस करनी है, और वो इजी मेथड भी, हम दोनों ही मेथड सीखे, एक परफेक्ट बिल्कुल जो सभी पे लागू हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही मेथड लागू होते, लेकिन एक लंबा पड़ जाता है कई बार, ठीक है, तो उसके लिए हमें दूसरा मेथड लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। देखो ये जो आज हमने सिखाया है इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में पूछा गया कई बार, तो ये सब आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हम बैलेंसिंग आखिरकार क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग क्या है, वो सब आज आपको पता लग गया है। अब आपको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग सिखाऊंगा, तो आपको उसका रीजन पता होगा कि आखिरकार हम इसे क्यों कर रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां क्या देखोगे, केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब आपको वहां पर बैलेंसिंग करनी ही होगी, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट थी और वो भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो 3 मार्क्स कैरी करेगी आपकी। वैसे तो देखा जाए पूरी केमिस्ट्री को वो कैरी करेगी तो इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन जब बैलेंसिंग का आता है तो वो 2.5 से 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलेंगे और आपको हम सबसे अच्छा मेथड और सबसे बेस्ट तरीका बैलेंसिंग का सिखाएंगे, 100% बिल्कुल आपको रिजल्ट देगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में।